हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये वीडियो होने वाली है मुख्य सेविका की उन सभी गर्ल्स के लिए जो भी चेकलिस्ट को लेकर के परेशान थी। आप में से बहुत सारी गर्ल्स मेरे पास कमेंट कर रही थी, मैसेजेस कर रही थी कि मैम आपने प्रपत्र फिल करने बिल्कुल क्लियरली बता दिए हैं, वो सारी चीज़ें आपकी वीडियो से हमें क्लियर हो गई हैं। तो प्लीज़ आप चेकलिस्ट को भी बता दीजिए एक बार। तो जो गर्ल्स का डीवी हो गया है, वीडियो थोड़ी सी लाने में लेट हो गई है, जिन गर्ल्स का डीवी हो गया है वो भी इसे देख सकते हैं और बता सकती हैं आपने इसी तरह से फिल किया था। वहाँ पर जो सारी डिटेल्स बताई गई थी, क्योंकि वो इससे आपको वैलिड प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ, जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रही हूँ वो बिल्कुल ट्रूथ है। बिल्कुल ऐसे ही आपके डीवी में आपकी ये जो चेकलिस्ट है वो फिल कराई गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगी, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या मिस्टेक गर्ल्स के द्वारा वहाँ पर करी गई। तो आपका जब डीवी हो, बाकी जो गर्ल्स बची हुई हैं, अभी तो खैर 13 साल तक आपका डीवी है, तो बाकी जिन भी गर्ल्स का डीवी होने वाला है वो ऐसी गलतियाँ ना करें जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जो मिस्टेक्स गर्ल्स ने वहाँ पर करी और फिर वो परेशान हो रही थी, वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करिएगा। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि आप वहाँ पर, एक तो क्या होता है जब वो आप लोग आपको बता रहे होते हैं डीवी में कि ये फिल कीजिए, ये फिल कीजिए, तो वो थोड़ा फास्टली बताते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप दोबारा पूछेंगे तो नहीं बताएंगे, पर उसमें वो डायरेक्टली बोल भी देते हैं कि आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या, क्योंकि देखिए उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। 40 स्टूडेंट्स लगभग एक क्लास के अंदर होते हैं, भले वो 20-20 बैचेस में डिवाइड हैं, बट 14 स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स वो तो हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने डाउट्स यहीं से क्लियर करके चले जाएं कि आपको वहाँ पर फिल क्या करना है। ये तो आपको वहीं मिलेगी चेकलिस्ट, बट आपको कैसे फिल करनी होगी, अगर आप एक बार इसको देख लेंगे तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें फीड हो जाएंगी। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको डाउट क्लियर करने की। बाकी इस वीडियो के बाद आपको चेकलिस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वहाँ फिल करने में नहीं होगी। जो भी वीडियो में बताऊंगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल सच होगा। इसके अलावा अगर आपने अपना प्रपत्र फिल नहीं करा है या प्रपत्र से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैंने चारों प्रपत्र की वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। एक बार देखिए, आपका डीवी है तो वो अच्छे से हो जाए, एक बार उन्हें ज़रूर देख करके जाइएगा, क्योंकि आपके सभी के जो भी डाउट्स थे उन वीडियोज़ में मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। और आप चाहे तो कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, सारे स्टूडेंट्स को मैंने आंसर भी करा है और जो कि बिल्कुल सही चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आपकी चेकलिस्ट देखिए, ये कुछ इस तरह का A4 साइज़ का पेपर आपको वहाँ पर मिलेगा, जिसमें ये सारे पॉइंट्स होंगे। ज़्यादा बड़ी चेकलिस्ट नहीं है। और हाँ, सबसे पहले मिस्टेक से स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आपको ये नहीं करना है कि देखिए ये तो चेकलिस्ट है, ये तो अपने आपको याद रहेगी, या वो सबसे पहले इसी को देखेंगे तो ये चीज़ तो उनको याद रहती है। लेकिन जो आपकी बायोमेट्रिक स्लिप है, चेकलिस्ट और बायोमेट्रिक स्लिप दो चीज़ें आपको वहीं मिलने वाली है। तो बायोमेट्रिक स्लिप बहुत छोटी सी होती है, मतलब A4 साइज़ का 1/8 मानिए, इतनी सी होती है। उसमें आपके रोल नंबर और उसमें आपका रोल नंबर लिखा होगा, उसमें आपको नाम लिखना होता है, उसमें लिखना होता है कि आप फीमेल हैं, सभी वहाँ फीमेल्स ही। तो बस ये 2-3 चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है। उसके बाद बहुत आपने मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स भी देखेगा वीडियोस में, और मैसेजेस भी आए मेरे पास गर्ल्स के। उन्होंने क्या मिस्टेक करी कि ये बायोमेट्रिक स्लिप वो अपने घर लेकर के आ गई। अब ये यहाँ पर पिनअप होनी थी आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ जब वो लोग मांगते हैं। अब या तो उनकी भी मिस्टेक कह लीजिए या आपको ही देख लीजिए, वो बताते हैं इंस्ट्रक्शंस में कि बेटा आपको पहले बायोमेट्रिक स्लिप लगानी है, फिर अपनी चेकलिस्ट लगानी है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स बाकी के लगेंगे। लेकिन बहुत सारी गर्ल्स ने क्या करा, बायोमेट्रिक स्लिप अपने साथ लेकर के आ गई कि ये हमारा वैलिडेशन है जैसे कि। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आगे जिनका भी डीवी है, आपको अपनी बायोमेट्रिक स्लिप, चेकलिस्ट, आपको कुछ नहीं लाना है। अगर सिंपल बताऊं तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट मतलब कॉपी का आप लेकर गए हैं, वो तो आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो तो आप लेकर आएंगे। लेकिन जो आपको वहाँ पर मिल रहा है, चेकलिस्ट है, बायोमेट्रिक स्लिप है, वो आप अपने साथ नहीं लेकर आएंगे। ये वहीं पर सबमिट होगी। तो सबसे पहले जो भी ये चीज़ आप फिल करेंगे वो आपके सबमिट होंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। बाकी गर्ल्स ये मिस्टेक ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो में स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। चलिए अब स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को। और यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहला पॉइंट जो इसमें फिल करना है वो है आपका, चलिए ये देखिए डेट का। सबसे पहले आप यहाँ डालेंगे हर्ता या अभिलेख परीक्षण की डेट, यानी कि जिस डेट को भी आपका डीवी हो रहा है, जिस भी डेट को होगा, मान लीजिए 2 जनवरी को है तो 2/2/24 इस तरह, सॉरी 2/1/24 आप यहाँ पर इसको लिख देंगे। और ये आपके आवेदन की तिथि ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंटेबल होगी। उसके बाद आपको अपना नेम और अपना जेंडर दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। तो अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे और अपना पूरा नाम लिखने के बाद आप स्लैश या कॉमा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेंडर भी लिखना है। वैसे सबको पता ही है कि फीमेल की ये आपकी वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप फीमेल या महिला लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी में लिखेंगे तो आप महिला लिख देंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप फीमेल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉलम 3 नंबर, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो देखिए रोल नंबर डलेगा आपका यहाँ पर। अनुक्रमांक में रोल नंबर होता है। और ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कि देखिए वहाँ पर मतलब ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर जाने की, लेकिन मैंने
आपको अपनी बाकी वीडियोज़ में अच्छे से समझाया है क्यों एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि देखिए आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई मिसमैच है वो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये जो आपका सारा वैलिडेट करा जाएगा ना, ये आपके एप्लीकेशन के फॉर्म के थ्रू करा जाएगा, ये यहाँ पर नहीं करा जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि डीवी आपने करा लिया है और आपकी सारी चीज़ें मैच हो गई हैं तो बहुत अच्छी हो गया, मतलब अच्छा है अगर ऐसा हो गया है, बट अभी ये जो होगा ये डबल वैलिडेट होगा। ये पीछे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आपको बता रही हूँ मैं ये बात। देखिए ये सिर्फ आपका फिलअप कराया जाता है, लेकिन ये चीज़ें वैलिडेट करना है, इनको मैच करना का काम दोबारा किया जाता है, तभी आपका डीवी कंप्लीट माना जाता है। और वो बाद में किया जाएगा, आपके सामने नहीं किया जाता। और वो वैलिडेट करा कहाँ से जाता है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपने फिल करा था उसके थ्रू, कि आपने उसमें क्या डिटेल्स मेंशन करी हैं और इसमें आपने क्या डिटेल्स लिखी हैं, वो दोनों मैच करी जाएंगी और देखी जाएंगी। फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उनको चेक करा जाएगा। तो डीवी में जाने वाली उन सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए जिनके पास नहीं है। कैसे डाउनलोड करना है मैंने उसके लिए भी वीडियो चैनल पर प्रोवाइड करी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे ज़रूर चेक करिएगा। मैंने थंबनेल पे भी लगाया हुआ है उस वीडियो में कि किस तरह से आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। जिन्होंने डाउनलोड करा हुआ है वो उसको भी लेकर के जाइएगा, उसमें से अपना मैच करके सारी चीज़ें यहाँ पर लिखिएगा। और जाने से पहले देख लीजिएगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो चीज़ें फिल करी थी अपना अप्लाई करते टाइम, वही डॉक्यूमेंट्स आप उसमें लगा रही हैं, वही चीज़ें मेंशन है आपके डॉक्यूमेंट्स में भी। कोई डेट आपने गलत ना कर दी हो, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना कर दी हो, अगर ऐसा कुछ है तो एफिडेविट लगेगा, तो उसके लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका डीवी अच्छे से हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। ठीक है, चलिए अब आगे चलती हूँ। आपका अनुक्रमांक एप्लीकेशन फॉर्म में से लिख सकते हैं, अदरवाइज जो आपके प्रपत्र आपने डाउनलोड करे हैं उसमें सारी चीज़ें ये मेंशन है। अब आगे बात करते हैं, क्या विज्ञापन में आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो आप सभी ने अपनी BA 10 12 सब कंप्लीट करी हुई है, इसलिए आप इसमें हाँ पर टिक नहीं, आप यहाँ पर सर्कल करेंगे। जो भी चीज़ें यहाँ पर कॉलम में फिल करनी है उन पर सर्कल करा जाएगा। ठीक है, तो आप हाँ पर फिल करेंगे। आप सभी ने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल कंप्लीट कर ली होंगी। उसके बाद 5th है आपका यहाँ पर अनिवार्य या अधिमानी अहर्ता। अनिवार्य अहर्ता बोलूँगी, अधिमानी अहर्ता जो है देखिए वो आपके BA के बारे में और BSc वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहा गया है कि आपने इसमें अपनी जो स्नातक की है, जो मतलब मान्यता प्राप्त उपाधि जो है स्नातक की, वो कंप्लीट कर ली है। तो आप सभी ने कंप्लीट कर लिया, इसलिए आप इसमें हाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये अधिमानी अहर्ता वाला कॉलम। अब इसमें कुछ गर्ल्स ने मिस्टेक करी यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर तो आप सब हाँ वगैरह में फिल करेंगे, लेकिन क्या मिस्टेक करिए वो आगे मैं आपको बताऊँगी जो कॉलम आएगा उसमें। फ़िलहाल आगे चलते हैं। देखिए तो अधिमानी अहर्ता यानी कि आपके पास ये चीज़ है तो भी चलेगा, अच्छी बात है, नहीं होगा तो नहीं, कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब आपके अगर मान लीजिए 2 गर्ल्स के 55 मार्क्स हैं तो जिसके पास इन तीनों में से कोई सा भी सर्टिफिकेट होगा यहाँ पर उसको ये सीट मिलेगी। ठीक है, सेम मार्क्स होने की कंडीशन में ऐसा होता है। अब इसमें क्या है और क्या गर्ल्स मिस्टेक कर रही हैं, फिलहाल यहाँ पर फिल करना बताती हूँ, मिस्टेक भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए अधिमानी अहर्ता आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें फिर आगे मैं जब आपको समझाऊँगी आपको याद करना पड़ेगा। अधिमानी अहर्ता जो आपकी इस वैकेंसी में 3 मानी गई हैं, इनके इन तीनों से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, वो वही वैलिड होगा। उसके अलावा आप कुछ भी ले जाइए वो आपको अधिमानी अहर्ता में नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब गर्ल्स ने क्या किया यहाँ पर, इन तीनों के अलावा बाकी चीज़ें जो थी उनको मतलब सर्टिफिकेट उनका लगाने लगे तो वो वैलिड नहीं था। अब क्या अधिमानी अहर्ता है, पहले आप जानते ही हैं कि महिलाओं में कल्याण कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव हो, यानी कि जैसे आपने गाँव वगैरह में कोई सर्वे वगैरह किया हो ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन इसका भी टाइम पीरियड था 2 साल शायद, कुछ आपकी नोटिफिकेशन जो है उसमें डिटेल में लिखा हुआ था। अगर वो आपके पास है तो आप हाँ पर, और देखिए कोई फर्जी बनवाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ये वैलिडेट करी जाती हैं बाद में। और आप कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देखिए पूरी वैकेंसी से हाथ तो बैठेंगे एक या दो नंबर पाने के चक्कर में, तो कुछ भी ऐसा मत करिएगा। अगर आपके पास है तो बिल्कुल अगर सही तरीके से आपने वो चीज़ ली है तो आप यहाँ पर हाँ पे सर्कल कर देंगे, और जिनके पास ये नहीं है वो नहीं पर सर्कल कर देंगे। उसके बाद है व्यवहारिक उसके बाद है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की अवधि तक सेवा की हो, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में आपने सर्विस करी हो, 2 साल कम से कम पीरियड है, उससे ज़्यादा करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर करी है तो हाँ पर, वरना आप नहीं पर सर्कल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करी जाए तो इसमें लिखा है
थर्ड है आपका एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, अगर आपने लिया है, बी मांगा गया है यहाँ पर, अगर आपने लिया है तो आप यहाँ पर करेंगे, वरना इस पर आप जिनके पास नहीं है वो नहीं पर क्लिक कर देंगे। अब आगे चलते हैं। आप देखिए विज्ञापन के अनुसार इस पर भर्ती के लिए आवश्यक है कि आपने अपनी एज जो है वो 40 वर्ष से अधिक ना हो आप, और 21 वर्ष से ऊपर हो चुके हों, तो नॉर्मल सी बात है आप सभी की एज कंप्लीट हो गई होगी, तो आप इस पर अगर हो गई है तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नहीं तो ऑप्शन ही नहीं उठता है कि आपका नहीं पर आए। उसके बाद आपका है नेक्स्ट 7th में कि क्या अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, यदि हाँ तो आरक्षित श्रेणी को गोलांकित किया जाए, यानी कि SC ST OBC इनमें से जिसको भी आप, या EWS जिस भी श्रेणी को आप बिलोंग करते हैं उसको आप सर्कल यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आप क्षैतिज आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपका लेना चाह रहे हैं, मतलब आप इनमें से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। नॉर्मल सी बात है, यहाँ फीमेल तो सब है तो आप सब फीमेल पे तो सर्कल करेंगे ही, लेकिन अगर आप DFF को बिलोंग कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन जो पर आपने फिल करा वो है, या फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, ये आपका स्टेट लेवल पर भी चल सकता है और नेशनल लेवल पर भी चल सकता है, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं आप, और यहाँ पर PH जो हैं, या फिर आप तो इनमें से किसी भी कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं तो उस पर सर्कल कर देंगे, और अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, बस फीमेल पर करके छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप विकलांग यानी फिजिकल हैंडीकेप श्रेणी को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर उप श्रेणी आपको डालनी है, और क्या परसेंट आपका जो हैंडीकैप का रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो 9th वाला कॉलम है, इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पर लिखा हुआ, आप ध्यान से पढ़िए इसको, यदि अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है, यानी कि आप पहले सैनिक आर्मी में काम कर चुके हैं, या आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पहले तक आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ या नहीं पर क्लिक करना है। अब देखिए अगर आप नहीं पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका वही सेंस जाएगा कि आपने नहीं, अब सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, और हाँ पर करते हैं तो जो होंगे वही कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या कराएगा, कुछ जो रूम बोर्ड मेंबर्स थे वहाँ पर, उन्होंने तो इसको ब्लैंक छुड़वाया कि इसको आप रहने दीजिए फिल करने को, और कुछ लोगों ने इसमें नहीं पर, कुछ जो क्लासेस बाकी स्टूडेंट से बात करेंगे उन्होंने कहा नहीं इस पर नहीं पर कराया गया है। तो देखिए ये वाला पॉइंट आप वहाँ पर वो आपको जो बताएंगे आपकी क्लास के अंदर वो ही वाला आप फिल करिएगा, बाकी सबका लिए इसमें अलग अलग था कि ब्लैंक भी छुड़वाया है, कुछ ने इस पर नहीं पर क्लिक कराया है, तो इस वाले ब्लैंक को आप वहाँ के अकॉर्डिंग फिल करिएगा। अब बात करते हैं 10th की। यहाँ पर गलतियाँ बहुत सारी कर रही थी गर्ल्स, कटिंग कर दी बहुत सारी, तो कटिंग से देखिए इशू तो नहीं है कोई बड़ा, उन्होंने बोला कि जो गर्ल्स वहाँ पर कटिंग कर दी जिन्होंने, तो इससे देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बट देखिए आपका एक आपके माइंड में वो चीज़ रह जाती है कि मैंने कटिंग कर दी, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, आप परेशान होते हैं, तो कोशिश करिएगा ये जो चेकलिस्ट आपको मिलेगी, मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि आप वहाँ पर पेंसिल और इरेजर लेकर के जाइएगा। जो भी आपको बताया जाएगा आप पहले उसे पेंसिल से फिलअप कर लीजिएगा, उसके बाद एक बार चेक करिएगा, देखिएगा कि आपने सारी चीज़ें करेक्ट फिल करी हैं या नहीं करी हैं, या जो भी बताया गया है आपने वही चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद ही आप इसको सर्कल वगैरह देखिए आप डायरेक्ट पेन से कर सकते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, पर ये वाले जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पर जो भी चीज़ें फिल करने वाले लिखने वाली हैं वो आप अपना पेंसिल से पहले फिल करिएगा, और उसके बाद उसको रफ करके पेन से पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा। पेंसिल से भी डार्क डार्क नहीं, लाइट लाइट फिल करके और फिर उसको पेन से करिएगा, ठीक है। अब देखिए 10th में है क्या, यहाँ पर आपका मैं यानी कि आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। घोषणा करती हूँ कि ये सारे जो विवरण है मेरे अभिलेख पत्रों के मूल अभिलेखों से मिलान करवाया गया है, यानी कि आपका ये DV के लिए पूरा प्रॉपर यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है और आपने इनको मिलान करवा लिया है, ठीक है, वो आपको फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर हाई स्कूल का अंक पत्र या प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसका नंबर आपको डालना है। यहाँ पर संस्था का नाम या स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम मत डालिएगा, उन्होंने यहाँ पर लिखवाया था। अगर आपने यूपी बोर्ड से 10th करी है तो आप यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख देंगे, और अगर आपने CBSE से करा है तो आप यहाँ पर CBSE बोर्ड लिख देंगे। दोनों में से जो भी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। सेम इंटरमीडिएट के लिए भी अगर यूपी बोर्ड से करा है तो आप यहाँ पर यूपी बोर्ड, वरना आप यहाँ पर CBSE बोर्ड लिख देंगे। स्नातक के अंदर यहाँ पर संस्था का नाम डलेगा, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम। अगर आपने BHU से करा है तो आप यहाँ BHU लिखेंगे, अगर CCSU से करा है तो आप CCSU लिख देंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी का था, क्योंकि देखिए ये जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो BA या BSc की जो डिग्रीज होती हैं वो किसी परमानेंट CBSE या यूपी बोर्ड से नहीं होती, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करिए चाहे कि अंक पत्र या प्रमाण पत्र संख्या। अब यहाँ पर गर्ल्स ने क्या करा, अपने अंक पत्र यानी कि जो आपकी इनकी मार्कशीट है उसमें मिस्टेक कर दी, सीरियल नंबर डाल दिया किसी ने। देखिए सीरियल नंबर भी डल सकता है, बट सर्टिफिकेट नंबर डलेगा यहाँ पर। जो यूपी बोर्ड
के स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के जो मार्कशीट और जो दूसरी चीज़ होती है सर्टिफिकेट यानी कि सनद उनकी वो अलग अलग होती है। तो उसमें संख्या तो आपकी सेम मिलेगी, स्टिल आपके पास दोनों में से जो भी है उसका आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। लेकिन जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या होता है, कोई सर्टिफिकेट नंबर अलग से नहीं होता, सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, और रोल नंबर और आपका सीरियल नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर नहीं सीरियल नंबर फिल करना है। देखिए कहाँ लिखा होता है आपका सीरियल नंबर, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए आपकी जो सीबीएसई की 10th की मार्कशीट होती है कुछ इस तरह से होती है, ये बीच का पार्ट है, और इसमें जब आप ऊपर जाएंगे तो इधर वाले लेफ्ट वाले कॉर्नर पर ब्लैक कलर से लिखा होगा आपका सीरियल नंबर, उस पर लिखा नहीं है कि पूरा सीरियल नंबर है, वही आपको इसमें फिल करना है। दूसरी जो चीज़ होती है आपकी मार्कशीट पे वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी नीड नहीं है बिल्कुल भी। आप यहाँ पर कॉर्नर में ऊपर जा करके देख सकते हैं, ये मैं इसमें हाइड किया हुआ है, तो बाकी आपको इसी में ऊपर जा करके दिख जाएगा आपका सीरियल नंबर, वो आपको वहाँ पर फिल करना है। बाकी इसी तरह से आपका सीबीएसई में 12th की मार्कशीट के ऊपर जो आपका नंबर होता है उधर ही कॉर्नर में लेफ्ट साइड में वो आपको यहाँ पर लिख देना है। यूपी बोर्ड वाले अपना सर्टिफिकेट नंबर इसमें लिख देंगे। सेम आपको अपना 10th ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट, आप इसमें कन्फ्यूजन था कि डिग्री का नंबर डालें, सीरियल नंबर डालें या फिर रोल नंबर डालें, क्या चीज़ इसमें लिखना चाहिए। तो देखिए इसमें मोस्टली आपका डिग्री, और उन्होंने क्या कहा, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे तो उन्होंने कहा आप इसमें दोनों डाल दीजिए, यानी कि जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसका नंबर सीरियल नंबर, और जो आपकी डिग्री मिली है उस पर जो नंबर पड़ा हुआ है वो स्लैश करके आप वो नंबर भी इस पर लिख दीजिए। तो आपका डिग्री वाला और जो आपका फाइनल की मार्कशीट है उस पर जो नंबर पड़ा है वो दोनों आप इसमें मेंशन कर देंगे। उसके बाद निर्गत या अंकित तिथि आप दोनों नहीं डाली। एक दो गर्ल्स ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए थे, उन्होंने उनसे कहा कि मैम सर इसमें निर्गत तिथि हमारी वो जो स्कूल के सर ने लिख कर दिया, प्रिंसिपल सर ने, वो हम डाल दें, या फिर इसमें अंकित तिथि जो हमारी मार्कशीट पर है। तो उन्होंने कहा दोनों डाल दीजिए। आप देखिए आप ये चीज़ मत करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कन्फ्यूजन या जितने ज़्यादा आप डाटा इसमें देंगे, मतलब इसमें देना तो बिल्कुल है जो मांगा गया है, बट एक्स्ट्रा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मेरा सेंस है निर्गत तिथि या अंकित तिथि में से आप अंकित तिथि को चूज़ करिएगा। अंकित तिथि क्या होती है, जो आपकी मार्कशीट है, जो आपकी 10th 12th की मार्कशीट है उनके कॉर्नर पर आप देखिएगा आपकी अंकित तिथि डली होती है, जिस डेट को आपकी मार्कशीट प्रिंट करके आती है वो डेट यहाँ पर मेंशन होती है। तो आप इसमें वही आपकी मार्कशीट पर जो डेट है जो हाथ से नहीं लिखी गई है, जो ऑलरेडी प्रिंटेबल फॉर्म में आई है लिख करके, आप वो वाली डेट इसमें डालेंगे। सेम आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट की भी अंकित तिथि जो कॉर्नर में आपकी मार्कशीट पर लिखी होगी वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इस तरह से ये सारा पूरा सबसे मेन कॉलम यही था, और आगे भी एक दो कॉलम है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। फिलहाल इसके यहाँ तक आपके चीज़ें समझ आ गई होंगी, आई होप। अब आगे चलते हैं। अब देखिए आप जो आपके सर्टिफिकेट की चीज़ें फिल होंगी, डिटेल्स फिल होंगी, वो होंगे आरक्षण से संबंधित, यानी कि रिजर्वेशन से संबंधित। जितने भी स्टूडेंट्स ने अपने वो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सब सबमिट करे हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको आगे फिल करनी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के SC ST OBC EWS के लिए आरक्षण की स्थिति में अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं किसी भी कैटेगरी में से, तो आप उसका सर्टिफिकेट वहाँ पर देंगे अपना। ये है कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो कास्ट सर्टिफिकेट में उन्होंने कहा जारीकर्ता का पदनाम, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे इस पर सक्षम अधिकारी लिखें, जिला अधिकारी लिखें, तहसीलदार लिखिए। तो उन्होंने सबसे कहा कि जो आपके OBC EWS होते हैं इनके और SC वालों के तो सारे जो जारीकर्ता होते हैं वो आपके तहसीलदार होते हैं। इस पर देखिए आप अपने जहाँ से आपने बनवाया उस शॉप का नाम भी डला होता है, वो मत डालिएगा। कॉर्नर पर इधर जैसे आपका सर्टिफिकेट हो गया जो भी हुआ, उसमें यहाँ पर जो पड़ा होता है आपका जारीकर्ता का पदनाम, जो भी तहसीलदार सक्षम अधिकारी वो जो होता है उसका पदनाम यहाँ पर डलेगा। वो सबके मोस्टली जो है तहसीलदार था, तो इसलिए वहाँ पर यहाँ पर तहसीलदार लिखवाया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या, इसमें दो संख्याएं होती है। एक होती है आवेदन संख्या जो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट देखेंगे, और दूसरी के नीचे जस्ट लिखी होती है प्रमाण पत्र संख्या। तो आवेदन संख्या से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या पूछी गई है वो पूरी अच्छे से ध्यान से बिल्कुल फिल करिएगा, एरर मत करिए। यहाँ पर यही गलतियाँ कर रही थी, क्योंकि थोड़ा बड़ा सा नंबर वो होता है, तो जल्दबाजी में कह लीजिए थोड़ा होपलेस होकर के वो एक दो डिजिट्स इधर उधर कर देती हैं, फिर कटिंग करती हैं गर्ल्स। तो आप ऐसा मत करिएगा। पेंसिल से फिल करने के बाद उससे परमानेंट एक बार मैच कर लीजिएगा ध्यान से कि आपने वही फिल करी है, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। सेम अब यहाँ पर निर्गत और अंकित तिथि, जिस भी डेट को आपका जो डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन करके आया है, वो डेट आपकी उस पर लिखी होगी, आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर वो डेट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये हुआ आपके कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। अब आ जाता है आपका 36 आरक्षण के अंतर्गत DFF या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी या PH का प्रमाण पत्र आरक्षण की स्थिति में। इसमें क्या करना है, जो भी स्टूडेंट
इनमें से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आप मान लीजिए फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आप अपनी जो सर्टिफिकेट आपका है वो कहाँ से जारी हुआ है, उसकी क्या प्रमाण पत्र संख्या है और किस डेट को आपको वो इशू हुआ है, वो तीनों चीज़ें यहाँ पर फिल करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ नहीं है वो इसे ब्लैंक छोड़ेंगे, उनके पास उन्हें इसमें से कुछ भी नहीं करना है। अब अन्य अभिलेख में आ जाता है आपका निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी डिटेल्स। अगर आप आरक्षण ले रहे हैं, आरक्षण लेने वाले स्टूडेंट्स हैं SC ST OBC और EWS। जनरल वाले स्टूडेंट्स को इसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है, आपने बनवा लिया है तो आप लेकर जाइए, डिटेल्स दे दीजिए, वरना आप लोगों के लिए नेसेसरी नहीं है। बाकी जो SC ST OBC हैं उनका यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र लगेगा और यहाँ पर उनका जारीकर्ता का पद नाम, अगेन आपके यहाँ पर तहसीलदार आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आपके सर्टिफिकेट पर कोई और पड़ा है सक्षम अधिकारी या जिला अधिकारी जो भी लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर देख करके लिख देंगे। अगेन यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या और निर्गत की तिथि डलने वाली है। अब देखिए, जो मैं आपको मिस्टेक स्टार्टिंग में बोल रही थी, अधिमानी अहर्ता संबंधित, यहाँ पर गर्ल्स ने वो मिस्टेक करी, प्रपत्र में भी करी और यहाँ भी करी, क्योंकि वो घर से फिल करके लाई थी और उन्होंने वीडियोस देखी नहीं होंगी या जो भी उनको जानकारी कहीं से मिली होगी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिल करा। तो मैं अब यहाँ पर बहुत सारे डाउट क्लियर आपके कर देती हूँ। अधिमानी अहर्ता जो स्टार्टिंग में मैंने आपको हाँ और नहीं वाले सर्कल में बिल्कुल अच्छे से बताई कि आप यहाँ पर देख लीजिए, उन तीनों में से अगर आपके पास कुछ भी है, आपका NCC का B सर्टिफिकेट, आपका कोई सेवा जो आपने फील्ड वर्क करा हो सोशल वर्क के अंदर, या फिर आप सेना के 2 साल के अंदर 2 साल के लिए आपने सेना में काम करा हो, इन तीनों में से अगर कुछ है तो ही आपको इसमें फिल करना है। बाकी स्टूडेंट ने क्या करा, यहाँ पर अधिमानी अहर्ता देखिए का कोई प्रमाण पत्र ट्रिपल सी का यहाँ पर डिटेल्स डाल दी, प्रमाण पत्र संख्या और निर्गत तिथि डाल दी। बाद में फिर वो कटिंग कराई गई, जब उनसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका होने लगा, उनसे पूछा गया कि आपने स्टार्टिंग में तो नहीं पर फिल करा है और यहाँ पर ट्रिपल-C का ये किसके डिटेल्स दिए हैं, तो उन्होंने कहा मैम ट्रिपल-C की। तो कि भाई ट्रिपल-C आपके अधिमानी अहर्ता नहीं मांगी गई है, इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप जो आपके प्रपत्र भरे गए हैं उनमें आपने डिटेल्स दी हैं तो आप ला सकते हैं, लगाना के नीड भी नहीं है, उन्होंने ये बोला, बट उसका कोई यहाँ पर अधिमानी अहर्ता में वेटेज नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, अगर उन तीनों में से कोई चीज़ है तो उसका ही आपको डिटेल देना है, अदरवाइज इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल्स फिल नहीं करनी है। अब जो आगे ही आया है, कोई अभिलेख ना होने की स्थिति में ये सबको ब्लैंक छोड़ना है, लेकिन इसमें प्रोविजनल जो स्टूडेंट्स हैं, जो BSc और BA 2 ईयर वाले स्टूडेंट, 2 ईयर जिनकी रही है समाजशास्त्र से, उनसे इसमें बहुत सारी मतलब चीज़ें जो हैं लिखवाई गई हैं, वो पूरा परफॉर्मा आपको दिखाएंगे कि ये चीज़ें आप कॉपी कर दीजिए अपनी डिटेल्स के साथ में, वो सब यहाँ पर आपको लिखना होगा जो प्रोविजनल रखे गए हैं अभी इस DD के अंदर, उन स्टूडेंट से ये फिल कराया जाएगा। अब आगे चलते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट 3 ईयर वाले हैं, मतलब BA BSc, तीनों साल आपने गृह विज्ञान या फिर समाजशास्त्र पढ़ा है, तो उनको इसमें कुछ नहीं करना, उनको ये ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। वो खुद ही बोल देंगे इसमें आपको नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी उन्हीं लोगों को चेक करना है। अब मैं ये कह रही थी, देखिए डबल वैलिडेट होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका परीक्षणकर्ता जो होंगे, जो बाद में इसको वैलिडेट करेंगे, इसलिए आपको अच्छे से अपनी सारी डिटेल सही फिल करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षणकर्ता का हस्ताक्षर, पद नाम और ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी, ये आपको नहीं फिल करनी है, ये लोग वो वैलिडेट करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इतने एरिया में आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। उसमें अब आपका लास्ट में काम क्या बचता है, सिर्फ यहाँ पर आपके हस्ताक्षर, जो भी आप अपने फॉर्म में करते आए हैं वही अब हस्ताक्षर आप यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखेंगे जो भी आपका है। उसके बाद पंजीकरण की संख्या, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसमें से लिख सकते हैं, जो लेकर के आप चले जा सकते हैं, वरना आप देख लीजिएगा वहीं पर। और उसके अलावा आपके प्रपत्र में भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, वो इसमें आपको मेंशन करना है। और इस तरह से आपकी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाती है। बायोमेट्रिक का भी मैंने आपको बता दिया, उसमें से वो 2 डिटेल्स फिल होनी है। इसके अलावा आई होप आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। इसी तरह सारी चीज़ें आपकी फिल होनी है, वो आपको यहाँ पर जो चीज़ें मैंने वजह से भी बताई हैं, सेम टू सेम आपको वो वहाँ पर बोल करके एक चीज़ बताएंगे। बट आपको अगर वहाँ से समझ ना आए और बार बार आप पूछें, आपका टाइम वेस्ट हो, उससे अच्छा आप ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और वहाँ पर कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। आपके DV के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मुख्य सेविका के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं वीडियो में लेकर आऊँगी। कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा जो भी आपके लिए यूज़फुल ना हो। सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी जो हैं आपके लिए जाननी, वो मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। तो मिलती हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।